भारतीय जनता युवा मोर्चा उस विचारधारा का प्रतिनिधि है जो आजादी के बाद से इस देश की सांस्कृतिक पहचान, इस देश की राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद का प्रतीक रही है। अगर हम इस देश के वैचारिक आंदोलन पिछले 100 वर्ष के देखें तो एक विचारधारा हमेशा रही जो इस देश की मिट्टी के साथ जुड़ी हुई थी, इस देश के इतिहास, इस देश की सभ्यता के साथ। महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, उसके बाद कांग्रेस पार्टी में कई नेता उस प्रकार के थे, पंडित मदन मोहन मालवीय, सरदार पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अलग अलग संगठनों में अलग अलग समय पर भी रहे, लेकिन एक विचार था जो कहीं ना कहीं इन सबको जोड़ता था। और देश के सामने कभी भी चुनौती आती थी तो देश की रक्षा के लिए, देश की एकता के लिए ये विचार खड़ा हो। देश की सभ्यता, इस देश की पहचान, उसको लेकर गर्व था, इनको कोई शर्म नहीं थी। एक कांग्रेस की विचारधारा भी थी और उसके साथ साथ एक छोटे स्तर तक साम्यवादियों की भी एक विचारधारा थी, वामपंथियों की एक विचारधारा। और जब जब इस देश के सामने चुनौती आई तो मूल टकराव जो हुआ है उन राष्ट्रवादी ताकतों का उस साम्यवादी विचारधारा के साथ। गांधी जी ने जब आजादी का आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तो गांधी जी सामंतवादी ताकतों के प्रतिनिधि हैं। इस देश के साम्यवादी नेता ये कहते थे, वामपंथी नेता कहते थे। जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आवाज उठाई तो शायद हम लोग याद करें कि उस वक्त की कम्युनिस्ट पार्टी साम्यवादियों ने स्वतंत्रता आंदोलन का पूर्ण रूप से विरोध किया। उसके बाद जब आजादी आई तो उनकी विचारधारा यह थी कि हम लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते और इसलिए हिंसा के माध्यम से देश के टुकड़े टुकड़े करेंगे और कब्जा करेंगे। ये साम्यवादियों की विचारधारा थी। 40 के दशक के अंत में जो तेलंगाना में आंदोलन हुआ वो साम्यवादियों का आंदोलन एक हिंसा का प्रयोग करके लोकतंत्र को उखाड़ फेंकना है। जब इस देश का संविधान तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को उसको स्वीकृत किया गया तो पूरा संविधान का जो स्वरूप बना वो 25 नवंबर को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के सामने रखा। और मैं चाहूंगा अनुराग जी की युवा मोर्चा का हर कार्यकर्ता उस भाषण को कभी ना कभी पढ़े, संभवतः उस भाषण को आप बंटवाइए जिस भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा
कि आज राजनीतिक आजादी मिल रही है, लेकिन आर्थिक और सामाजिक आजादी भी होनी चाहिए। लेकिन एक और वाक्य कहा कि सब लोग इस संविधान को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कम्युनिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि संविधान का आधार है संसदीय लोकतंत्र और साम्यवादियों की जो विचारधारा है वो हिंसा के माध्यम से सत्ता पे कब्जा करना चाहती है। वो कभी ना कभी आजादी की बात करेंगे, लेकिन उनको अपने लिए आजादी चाहिए ताकि हिंसा का प्रयोग करके संवैधानिक व्यवस्था जो बनी है संसदीय लोकतंत्र की, उसको उखाड़ दें। ये आज से 67 वर्ष पहले 1949 में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि इतिहास समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि आक्रमण चीन ने नहीं किया, आक्रमण भारत ने किया है। तो देश के हित के खिलाफ बोलना ये उनकी एक ऐतिहासिक परंपरा थी। इमरजेंसी लगी, इंदिरा जी ने लगाई, कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो थी सीपीआई, वो एकमात्र राजनीतिक दल था जो इमरजेंसी में के समर्थन में कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया। लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा था और उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं था। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि आज जितने भी ये संघर्ष हुए, इन तमाम संघर्षों में राष्ट्रवादी ताकतों ने खड़े होकर साम्यवादियों का देश तोड़ने का, लोकतंत्र को कमजोर करने का, इस षड्यंत्र का हमेशा विरोध किया। एक अच्छी बात यह भी थी कि कांग्रेस पार्टी भी कभी इमरजेंसी को छोड़ दे। एक अपवाद था, वो देश तोड़ने के इस षड्यंत्र के खिलाफ, साम्यवादियों के खिलाफ खड़ी हो जाती थी। तो मुख्य धारा में जो लोग थे वो सदैव इसके खिलाफ खड़े होते थे, जो साम्यवादी देश को तोड़ना चाहते थे। मैं इसलिए इसका जिक्र करता हूं, आज जो विचित्र परिस्थिति पैदा हुई और इस वैचारिक लड़ाई के लिए एक नया दौर आज शुरू हुआ है। कोई याकूब मेनन की याद में कार्यक्रम करना चाहता है, कोई अफजल गुरु की याद में कार्यक्रम करना चाहता है। कौन लोग थे? एक छोटा वर्ग था जो जिहादियों का था, एक बड़ा वर्ग था जो माओवादियों का था। देश तोड़ने के नारे लगे, देश के टुकड़े टुकड़े नारे लगे, और दुर्भाग्य इस देश का था कि आज तक इस देश की मुख्यधारा में रही कांग्रेस पार्टी, उसके नेता इन लोगों के साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिए अगले दिन वहां चले गए। यह कभी गांधी जी ने नहीं किया था, यह कभी नेहरू जी ने नहीं किया था, यह डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया था, यह कभी इंदिरा जी और राजीव गांधी ने भी नहीं किया था। यह वैचारिक खोखलापन, लेकिन इसके उत्तर में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा और हमारे एक एक समर्थक की जिम्मेवारी थी कि इस राष्ट्रवाद और देश को कमजोर करने वालों के बीच में
इस वैचारिक बहस को हम आगे बढ़ाएं। हम लोगों ने अपनी उस राष्ट्रीय जिम्मेवारी को निभाया। मैं आप सबका उसके लिए अभिनंदन करता हूं और उसमें हमारी विजय हुई। मैं विजय इसलिए मानता हूं कि जो एक बार भारत के टुकड़े टुकड़े के नारे लगाते हुए जेल गए, जब छूट कर आए तो जय हिंद और तिरंगा झंडा दिखला के उनको भाषण देना पड़ा। यह हमारी एक वैचारिक जीत थी।